सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हमारा पर्यावरण अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे। यानी आज तक हम इस अध्याय में जो पढ़े हैं उसको दोबारा हम उसे देखेंगे, संक्षिप्त में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्यावरण शब्द। पर्यावरण शब्द से हम लोग परिचित है। हमारे आसपास जो भी अजैव और जैव घटक है उसको कुल मिला के हम कहते हैं हमारा पर्यावरण। हम सब प्राणी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और घूम फिर के वो प्रभाव हम पे भी आता है। तो इसीलिए बहुत सारे वैश्विक सम्मेलन भी होता है पर्यावरण को बना के रखने के लिए, उसको सुधार के लिए। तो हम इस अध्याय में देखे थे कि कैसे हमारे पर्यावरण के ऊपर हमारे ही कार्य के चलते कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और पर्यावरण के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण का इकाई यानी कि पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र एक ऐसा जगह है जहां जैव और अजैव घटक एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील होके एक दूसरे के साथ अनन्य क्रिया के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई भी झील हो, पहाड़ हो, जंगल हो, इस एक इकाई को हम कहते हैं कि ये पारितंत्र है, जिसमें जैव घटक और अजैव घटक दोनों हैं। जैव घटक में हम पाते हैं कि उसमें 3 श्रेणी है। एक है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक। उत्पादक में हम उस प्राणी को रखते हैं यानी कि हरे पेड़ पौधे को रखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना खुद बना पाता है और पूरे जीव जगत को खाना पहुंचाता है या खाना उपलब्ध कराता है, भोजन उपलब्ध कराता है। जितने भी जीव है पेड़ पौधे पे सीधी तरह से या परोक्ष तौर पे पेड़ पौधे पे ऊपर ही खाने के लिए निर्भरशील है। तो इसके बाद आते हैं उपभोक्ता, जो पेड़ पौधे को सीधी तरह से खा रहे हैं या परोक्ष रूप से खा रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं उपभोक्ता। यानी कि ऐसे जीव अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरे प्राणी पे निर्भरशील होते हैं। इसके बाद आते हैं अपघटक, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मर जाने के बाद उसके मृत शरीर को सड़ा के गला के उसे अपघटन करके उसमें जो रासायनिक पदार्थ है उसको मुक्त करके पर्यावरण में वापस भेजते हैं। अजैव घटक में आ जाते हैं हमारे मृदा यानी कि मिट्टी, वायु, वर्षा, तापमान, हवा, सब इसमें आ जाते हैं। जल। तो हम लोग देखें कि किस तरह से प्राणी इन अजैव घटकों के ऊपर निर्भरशील है और ये अजैव घटक का जो भी उसका गुण है वो कैसे प्रभावित होता है जैव घटकों के द्वारा। यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील भी है और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं जैव घटकों का तो हम पाते हैं कि हमारे जितने भी जैव घटक है वो उसके अंदर एक आहार श्रृंखला मौजूद है। आहार श्रृंखला मतलब कौन किसको खा रहा है, उसको अगर हम एक कड़ी में सजाते हैं तो हमें एक श्रृंखला जैसा दिखाई देता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे को जो शाकाहारी पशु है वो खा रहे हैं और शाकाहारी को मांसाहारी पशु खा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप घास को खरगोश खा रहे हैं और खरगोश को शेर या चीता खा रहे हैं। इस तरह से एक श्रृंखला बन रहा है, इसे हम लोग आहार श्रृंखला बोल रहे हैं। और इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो हरे पौधे है वो उत्पादक है, उसको खाने वाले जो जीव है वो है उपभोक्ता, और उपभोक्ता में भी श्रेणी है, पहला उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता, इस तरह से। तो खाना जैसे एक एक स्तर से होते हुए दूसरे स्तर में पहुंच रहा है, इस हर स्तर को हम कह रहे हैं पोषी स्तर। हर पोषी स्तर से जब गुजर रहा है खाना के माध्यम से जो रासायनिक है पदार्थ है वो गुजर रहा है, तो ऊर्जा का भी संचरण हो रहा है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को ना हम बना पाते हैं और ना हम उसे नष्ट कर पाते हैं, सिर्फ वो रूपांतरित होता है। तो इस रूपांतरण की क्रिया में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा है वो हरे पेड़ पौधे तक पहुंच रहा है और किस माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जितना सौर ऊर्जा पहुंचता है पेड़ पौधों के पास, पेड़ पौधे उसमें से सिर्फ 1% ही अपने शरीर में उसे संचित कर पाते हैं जैव मात्रा के रूप में। और इसके बाद हर कोशिश स्तर में जब ऊर्जा का संचरण होता है
तो सिर्फ 10% ही पहुंच पाता है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पे। इसे हम 10% नियम भी कहते हैं या 10% लॉ कहते हैं। और पोषी स्तर में हम देख रहे हैं कि जैसे हम संख्या गिनेंगे तो उत्पादक की संख्या काफी ज्यादा, उसके बाद उपभोक्ता का संख्या धीरे धीरे घटते जाती है, और इसका आकार को जब संख्या के आधार पर इसके आकार को हम सजाते हैं तो पाते हैं कि ये इसका जो आकार है ये एक पिरामिड जैसा बनता है। आहार जाल हम लोग देखते हैं, आहार श्रृंखला के बाद हम देखते हैं आहार जाल। आहार जाल वो चीज है जब हम देखते हैं कि एक पशु एक से ज्यादा तरह का खाना खाते हैं और इस तरह से एक से ज्यादा आहार जाल का वो हिस्सा बनते हैं, और जब एक से ज्यादा आहार जाल एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जाते हैं तब एक आहार श्रृंखला से वो आहार जाल में परिवर्तित होता है। आहार जाल यानी बहुत सारे आहार श्रृंखला एक दूसरे के साथ संयुक्त हो जा रहे हैं, उसमें एक जाल जैसा आकार बन रहा है, और ये जाल जैसा आकार को हम लोग नाम दे रहे हैं आहार जाल। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि आहार जाल में हम देख रहे हैं कि 2-3 तरह का जो आहार श्रृंखला है वो किस तरह से जुड़ जा रहा है, हमारे कार्यकलाप किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 2 प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे या 2 इस तरह के समस्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओजोन परत का समस्या, और दूसरा हम देखेंगे कचरा निबंधन का या अपशिष्ट निबंधन का समस्या। तो सबसे पहले हम ओजोन परत की बात करते हैं कि ओजोन परत में हम देख रहे हैं कि अपक्षय हो रहे हैं, और ओजोन परत हमारे समताप मंडल में एक ओजोन नाम का गैस का एक परत है जिसमें ऑक्सीजन का 3 एटम या O3 उसे जिस नाम से हम जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन का 3 एटम से बना हुआ ये O3 नाम का जो गैस है ये हमारे वायुमंडल में मौजूद है, और ये हमारे सूर्य से आने वाले जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमको बचा रही है। ठीक जिस तरह से हम देखते हैं कि एक सुरक्षा कवच हमें रक्षा करता है, ठीक उसी तरह से ये ओजोन की जो परत है वो हमें परावैंगनी किरणों से हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें बचा रही है। अगर ये परावैंगनी किरणें हम तक पहुंचती है तो हमारे शरीर में बहुत तरह का रोग जैसे कि त्वचा का कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद या बहुत सारा हमारा जो समस्या है वो हो सकते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, पेड़ पौधे का जो वृद्धि है वो रुक जाना, पेड़ पौधों में बहुत तरह का बीमारी आ जाना, इस तरह का हो सकता है। तो ये ओजोन परत किस तरह से वो अपक्षय हो रहे हैं और इसका कारण क्या है, ये मानव द्वारा ही किया गया एक समस्या है। जब हम देखते हैं कि हम हमारे रेफ्रिजरेटर में या एसी में एक तरह का गैस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन भी कहते हैं। तो ये गैस जब इन चीजों से, इन उपकरणों से निकलता है और वो वायुमंडल में पहुंचता है तो वो ओजोन का जो संरचना है उसे तोड़ देता है और उसे ऑक्सीजन और O में बदल देता है, यानी ऑक्सीजन का एक एटम और ऑक्सीजन में बदल देता है। और ये जो ऑक्सीजन का अकेला एटम है ये काफी क्रियाशील होता है, ये जाके दूसरे ओजोन का जो अणु है उसको भी तोड़ देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि CFC जो है किस तरह से ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है। हम लोग जब इसे जाने और हम लोग इसको सुधारने के लिए वैश्विक सम्मेलन में ये सिद्धांत हुआ कि हम लोग आगे से कोई भी रेफ्रिजरेटर AC में CFC का प्रयोग नहीं और इस प्रोटोकॉल के बाद पूरे विश्व में जब सावधानियां बरती गई तब हम देख रहे हैं कि ओजोन परत में अब धीरे धीरे से उन्नति हो रही है, या ओजोन में जो छेद हुआ था ओजोन परत में वो छेद का जो आकार है धीरे धीरे घट रहा है। तो हमारा ये प्रयास जो है वो चलते रहना चाहिए, और ताकि आगे के आने वाले भावी समय में ये ओजोन का जो छिद्र था ओजोन परत का वो छिद्र पूरी तरह से भर जाए या कोई नया छिद्र ना बन जाए। फिर हम लोग बात करते हैं कचरा निबंधन की या अपशिष्ट निबंधन की।
जब हम अपशिष्ट का बात करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि दो तरह के अपशिष्ट या कचरा होते हैं, जिसे हम जैव निम्नकरणीय या अजैव निम्नकरणीय पदार्थ में भाग करते हैं या उसे बांट देते हैं। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीव के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जैसे सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, कपड़े, लकड़ी, कागज, तो ये सारी चीजें जो है वो आसानी से अपघटित हो जाती है और हमारे पर्यावरण को बहुत दिन तक ये प्रदूषित नहीं करते हैं। और इसे हम किसी तरह से परिवर्तित करके हम गोबर गैस या बायोगैस उत्पन्न करके हमारे फायदे के लिए भी उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो जैव निम्नीकरणीय नहीं होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से वो अपघटित नहीं होते हैं। ऐसे कचरे को हम लोग नाम देते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो जब भी हम कचरा हमारे घर से निकले, हम कचरे को बांट दे कि ये जैव निम्नीकरणीय है या अजैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को हम अलग डस्टबिन में रखें और उसे हम अपघटन का समुचित व्यवस्था करें, और अजैव निम्नीकरणीयों को भी हम उस तरह से उसके साथ उपाय करें, या तो उसे हम रिसाइकिल करें या उसको हम दूसरी तरह से उसको इस्तेमाल दोबारा करने का कोशिश करें। तो कचरा निबंधन के लिए हमारे सामने यही है कि हम सबसे पहले कचरा को श्रेणी में बांटे, अजैव और जैव निम्नीकरणीय में। उसके बाद उसके साथ उस तरह से समुचित व्यवस्था करें। तो बच्चों, ये था हमारा पर्यावरण अध्याय का पुनरावलोकन, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में ये चीजें पढ़े।